गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग चालू कर रहे हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कल हमने पढ़ा था एडवांस टैक्स, आज हम पढ़ रहे हैं टीडीएस। टीडीएस का चैप्टर क्या है, इसके पहले एक थीम समझना जरूरी है। टीडीएस एक शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इसका मतलब ये हुआ कि स्रोत पर कर की कटौती, जहां से हमने इनकम कमाई है, जो हमारा सोर्स है वही हमारा टैक्स काट लेगा। ऐसा क्यों, क्या कारण हुआ जब टीडीएस की लॉन्चिंग हुई, क्या पर्पस था जब हम टीडीएस को सोचने लगे। एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझ में आएगा। मान लो मैं कौन बने करोड़पति के शो में खेलने गया, वहां मैं 1 करोड़ रुपए जीत गया, उन्होंने मेरे को 1 करोड़ रुपए दे दिए। मैं लॉटरी, घुड़दौड़, ताश, कैजुअल इनकम पे आया, मेरे को उसको असेसमेंट ईयर में जाके टैक्स भरना था 30% से, पर मैं 1 करोड़ रुपए जीतने का इतना खुश हो गया कि मैंने सारा पैसा खर्च कर दिया, पगला गया। अब जब इनकम टैक्स वाले आए असेसमेंट ईयर में, बोले रिटर्न भरो, मैंने क्या भर देता हूँ। बोले 1 करोड़ रुपए 30% से 30 लाख का टैक्स भरो। मैंने क्या, तो है ही नहीं, सब खर्च कर दिए। बोले भरना पड़ेंगे, मैंने क्या है ही नहीं तो कहां से भरूं। अब इनकम टैक्स वालों के पास कोई उपाय नहीं कि मेरे से रिकवर करे, ज्यादा से ज्यादा जेल कर देंगे। चलो जेल भी ले जाऊं, वहीं खाना खिलाना। इनकम टैक्स वाले, आप तो बहुत बदमाश हो यार, हमने गलती करी जो आपको असेसमेंट ईयर तक का टाइम दिया, आपसे तो पहले ही टैक्स ले लेना था। आप तो 1 करोड़ रुपए जीतने के बाद पगला गए, आपने सारा खर्च कर दिया, हमारा टैक्स जो आपको रखना था वो भी आपने नहीं रखा। अब इनकम टैक्स वाला मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। इनकम टैक्स वालों को समझ में आई उनकी गलती कि ऐसे आदमियों के ऊपर विश्वास नहीं करना कि जो खर्च कर देते हैं पैसा, बाद में टैक्स देने के नाम पे आनाकानी करे, तो क्यों ना उनकी इनकम जहां जनरेट हुई थी उसी समय टैक्स काट लें। तो उन्होंने कौन बने करोड़पति वालों को बोला कि भाई आप जब भी किसी भी व्यक्ति को इनाम दो तो उसका 30% टैक्स पहले ही काट लो और उसके हाथ में 70 लाख दो, ताकि वो सामने वाला भले ही जीतने के बाद 70 लाख उड़ा दे, हमको तो हमारे 30 लाख रुपए मिल गए, और कौन बने करोड़पति वाला वो टैक्स काट के गवर्नमेंट में भर के आए। तो जब सरकार को ऐसा लगा कि जब आदमी इनकम कमा रहा है वहीं उसका टैक्स काट लिया जाए, जो उसको इनकम दे रहा है, जो उसका सोर्स है वही टैक्स काट ले, तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ताकि बाद में वो टैक्स चोरी से बच पाए। आपने देखा कई इंडस्ट्रियल सेक्टर में, कई फैक्ट्रियों में जो मजदूर लोग काम करते हैं वो कई बार ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, पर उनकी कमाई अच्छी खासी होती है क्योंकि उनमें टेक्निकल कोई स्किल होती है। अब अगर उस आदमी की इनकम 2.5 लाख से ऊपर गई, और मान लो एक फैक्ट्री में 100 जने काम करते, 200 जने काम करते, 1000 जने काम करते हैं, और सबके ऊपर 500 का टैक्स बन रहा है, उनकी इनकम स्लाइटली टैक्सेबल इनकम से थोड़ी सी ऊपर गई, अब सबसे 500 रुपये का टैक्स बन रहा है। अब इनकम टैक्स वाले क्या उनसे 500 रुपये का टैक्स लेने जाएंगे? उन आदमियों को बोला रिटर्न भरना, वो नहीं भर रहे, क्या इनकम टैक्स ऑफिसर एक एक जनों को नोटिस भेजेगा? नोटिस भी भेजेगा तो वो आ नहीं रहे। कंप्लायंस प्रोसीजर, इनकम टैक्स वाला ही बोलेगा कौन माथा फोड़ी पाले 500 रुपये के लिए। उन आदमियों के पास जाओ टैक्स मांगने, तो वो नेता दादा बहादुर है, नहीं देंगे, क्या करना। अब इनकम टैक्स वाला बोले 500 रुपये के पीछे कौन झगड़ा पाले इनसे यार। 500 रुपये करके 1000 आदमी के 50 लाख रुपए हो गए। इनकम टैक्स वाला बोले तो बड़ा अमाउंट हो गया, पर कौन अच्छा कौन बुरा, कौन भर रहा है कौन नहीं भर रहा है, पता ही नहीं। इनकम टैक्स वाले ने बोला यार ये मजदूर किससे डरते हैं? बोला हम इनकम टैक्स वालों से तो डरते नहीं है, ये इनके मालिकों से डरते हैं जिनसे इनको तनख्वाह मिल रही है। तो क्यों ना मालिक के ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी कर दी जाए कि जब वो इनको सैलरी दे तो सैलरी देते समय इनका 500 रुपये का टैक्स काट के हमको भर दे। मजदूर अपने मालिक को कुछ बोलेगा भी नहीं, और बोलेगा तो मालिक चमका देगा। पर मालिक ने बोला मैं क्यों हूं तुम्हारे और इनकम टैक्स और मजदूर के बीच में? तो इनकम टैक्स वालों ने मालिक को चमकाया कि तू बड़ा असेसी है, तो कंपनी चला रहा है, तो बिजनेस कर रहा है, अगर तूने इनका टैक्स काट के हमको जमा नहीं करा तो तू जो इनको सैलरी दे रहा है, जो खर्चा लिख रहा है, वो हम डिसअलाउड कर देंगे, तेरे को डिसअलाउड कर देंगे तेरे P&L में, तो तेरे बिजनेस की इनकम बढ़ के तेरे ऊपर टैक्स ज्यादा बन जाएगा। तो मालिक ने बोला यार ये तो गलत बात है। इनकम टैक्स वालों ने बोला जो हम बोल रहे हो करो, नहीं करोगे तो हम तुम्हें खर्चा डिसअलाउड कर देंगे। तो टीडीएस के कंप्लायंस सोर्सेस पे इस कदर लादे गए कि उनकी इच्छा न होते हुए भी
उन सोर्स वालों को जब वो किसी को पेमेंट करते हैं तो उस सामने वाले के ऊपर एक पेमेंट का टीडीएस काट के वो सोर्स वाला इनकम टैक्स भरेगा। अगर सोर्स वाले ने टैक्स नहीं काटा या नहीं भरा तो सोर्स वाला जब अपने बिजनेस प्रोफेशन में उसका खर्चा लिखेगा तो खर्चा डिसअलाउड करके 30% डिसअलाउड करके इनकम में जोड़ दिया जाएगा। तो टीडीएस एक ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो पेमेंट कर रहा है उसको टीडीएस काटना पड़ता है, उसका जिसको पेमेंट कर रहा है, और काट के गवर्नमेंट में भर के आना पड़ता है। अगर उस सोर्स ने टीडीएस नहीं काटा या काट के भरा नहीं तो इनकम टैक्स के अनुसार वो खर्चा जो सोर्स ने उसको दिया था वो पेमेंट 30% डिसअलाउड हो जाए। तो टीडीएस की रेस्पॉन्सिबिलिटी से इनकम टैक्स वालों को एक तो टैक्स एडवांस में मिलता है, दूसरा टैक्स चोरी होने की संभावना बच जाती है, और तीसरा जो छोटे छोटे आदमी है वो बोले कि यार चलो टेंशन खत्म हुआ यार, हमने भी सरकार को टैक्स दिया। ये तो मैंने उन आदमियों की बात करी जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं। इवन मैं आपको कई मेरे क्लाइंट बताऊंगा जो बैंक में नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट में नौकरी करते हैं, और दे आर नॉट फाइलिंग देयर इनकम टैक्स रिटर्न। उनसे पूछो क्यों नहीं भरते, बोले यार हमारे ऊपर जो टैक्स बनता है वो हमारा बैंक काट लेती है और वो भर देती है। उनके लिए तो वो इनकम टैक्स हो गया। इनकम टैक्स वाले भी उनको नोटिस नहीं भेज रहे क्योंकि उनका फॉर्म नंबर 16 जो सैलरी का है वो इनकम टैक्स में अपलोड हो गया। उस पर जो टैक्स बनता है वो उनके एम्प्लॉयर ने काट के ऑलरेडी भर दिया। तो इनकम टैक्स वाले बोले यार अच्छा है, ज़्यादा कंप्लायंस से बचे और हमको टैक्स भी मिल गया। तो एम्प्लॉयर जो उनको सैलरी देता है उस पर उनका जो टैक्स बनता है वो एम्प्लॉयर खुद टैक्स काट के और गवर्नमेंट में भर देता है। दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय का टीडीएस नहीं काटा और उनका टैक्स बनता है तो फिर जो सैलरी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी है वो डिसअलाउड हो जाएगी। तो टीडीएस का फुल फॉर्म हुआ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मान लो मैं मेरे यहाँ जो टीचर पढ़ा रहे हैं, आपकी फीस है स्टूडेंटों की और मैंने टीचर को पेमेंट करा, तो टीचर को अगर एक निश्चित लिमिट से ऊपर मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो उनका टैक्स मैं काट के और गवर्नमेंट में भर दूंगा, ताकि टीचर बाद में आनाकानी नहीं करे गवर्नमेंट को भरने में। और अगर मैंने नहीं काटा तो जो टीचर को मैंने पेमेंट करा है, मैं जो फैकल्टी रिकमेंडेशन P&L के डेबिट में लिखूंगा उसका 30% मेरे को डिसअलाउड कर देगा इनकम टैक्स वाला। तो हो सकता है मेरे टीचर कई बहुत तेज हो, दादा हो, बहादुर हो, नेता हो, वो इनकम टैक्स को चमका रहे हो पर मेरे को नहीं चमकाएंगे क्योंकि मैं उनका सोर्स हूँ। और अगर उन्होंने मेरे को टीडीएस काटने से मना करा तो मैं उनको बोल दूंगा नहीं सर मैं तो काटूंगा, अगर मैं नहीं काटूंगा तो मेरा खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा, मैं इतने रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए मैं तो आपका टीडीएस काटूंगा। अगर आपको मेरे यहाँ पढ़ाना है और मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ तो वी हैव टू डिडक्ट द टीडीएस ऑफ योर पेमेंट। तो टीडीएस में जो सोर्स होता है जहां से आप इनकम कमाते हो वही आपका टैक्स काट लेता है। अब बात ये आती है कि क्या टीडीएस की रेट वही होती है जो इनकम टैक्स की रेट है 5%, 10, 20%, 30%? नहीं, टीडीएस की रेट अलग होती है, मिलती जुलती होती है इनकम टैक्स की रेट से। टीडीएस एक चैप्टर ही अलग है, इनकम टैक्स में एक काम ही अलग है। अच्छा, जिसका टीडीएस काट लिया, मान लो मेरे यहाँ कोई पढ़ा रहे, मेरे अगर मान लो अक्षम ऐश्वर्य जी पढ़ा रहे और मैंने उनको अगर 1 लाख रुपए का पेमेंट करा तो नियम कहता है कि मैं 10,000 का टैक्स काट लूँ, और मैंने उनको 10,000 का टैक्स काट के 90,000 दे दिए। मैं एंट्री करूंगा फैकल्टी रिकमेंडेशन 1 लाख, टू बैंक 90,000 और टू टीडीएस पेबल 10,000। फिर मैं टीडीएस पेबल को बैंक में भर के आऊँगा और मैं टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक उनके पैन नंबर को कोड करूँगा और भर दूंगा। जब अक्षम ऐश्वर्य जी अपना रिटर्न भरेंगे और अपनी इनकम शो करेंगे तो उसमें लिखेंगे फीस रिसीव्ड फ्रॉम ट्रिब्यूनल क्लास 1 लाख, और उनके अदर इनकम और जोड़ के उनके ऊपर टोटल टैक्स बना 12,000। उसमें से वो बोलेंगे कि मेरा 10,000 रुपये ऑलरेडी दीपक सर ने काट के भर दिया है। वो उनके आईटी रिटर्न में भरते समय फॉर्म नंबर 26A में रिफ्लेक्ट होगा और वहां से उनकी एंट्री 10,000 की माइनस हो जाएगी और उनका 12,000 में से 10,000 कट गया और 2,000 रुपये उनको और भर के रिटर्न भर देंगे। मान लो उनके ऊपर टैक्स 7,000 बनता है तो 7 में से 10 मेरा एडवांस टैक्स का टीडीएस काट लिया तो उनको 3 रिफंड आ जाएंगे। तो जिसका टैक्स काटता हूं मैं उसको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जब वो अपना रिटर्न भरेगा तो इस टीडीएस की अपने टोटल टैक्स में से उसे जस्ट लाइक ऑफ एडवांस टैक्स की तरह डिडक्शन मिल जाएगी। उसके ऊपर टैक्स अगर 10,000 से ज़्यादा बनता है, 12 में से 10 गए 2 भर देंगे, 7 बनता है 7 में से 10 एडजस्ट होकर 3 रिफंड हो जाएंगे।
इट डिपेंड कि उनके ऊपर टैक्स बनता कितना है। पर ये जो भी टैक्स मैं उनका काट रहा हूं, इस टैक्स की छूट उन्हें अपने आईटी रिटर्न में से मिल जाएगी। इस टैक्स की डिडक्शन उन्हें अपने आईटी रिटर्न में से मिल जाएगी। तो टीडीएस इज जस्ट लाइक ऑफ द एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स और टीडीएस में अंतर ये है, एडवांस टैक्स में असेसी खुद अपनी जेब से भर के आता है और टीडीएस में वो खुद नहीं भरता है, बल्कि जहां से वो इनकम कमाता है वही उसका टैक्स काट लेता है। जैसे मैं कहीं नौकरी कर रहा हूं तो मेरा एम्प्लॉयर मेरे को सैलरी देते समय मेरा टैक्स काट लेगा। मैं कहीं ऑडिट कर रहा हूं तो जो क्लाइंट मुझे ऑडिट फीस देगा वो ऑडिट फीस के समय मेरा टैक्स काट लेगा। मान लो मेरी ऑडिट फीस 50,000 रुपये है और ऑडिट फीस पे टैक्स की रेट 10% है, तो 10% काट के मुझे 45 देगा और 10% मेरे खाते में मेरे ब्याह पर गवर्नमेंट को भर देगा, जिसमें मेरा पैन नंबर होगा। जब मैं अपना रिटर्न भरूंगा तो रिफ्लेक्ट होगा कि उसने मेरा 5,000 टैक्स काटा था और वो यहाँ दिख रहा है, मैं मेरे टोटल टैक्स में से उसे माइनस कर दूंगा। मैं जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न शो करूंगा तो मैं उसमें मेरी इनकम 50,000 बताऊंगा ऑडिट फीस की। हम ऑलरेडी टोटल इनकम के सवाल में पढ़ चुके हैं कि व्हेन यू शो योर इनकम तो प्लीज शो द ग्रॉस इनकम नेट प्लस टीडीएस, और वो जो टोटल इनकम मैं शो करूंगा उसमें से मेरी इनकम सब जुड़ के टैक्स निकलेगा और उस टैक्स में से जो टीडीएस कट गया वो माइनस हो जाएगा। तो टीडीएस जिसका कटता उसको हैरान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, ये सोचना है कि जो टैक्स आगे भरना था उसको पहले ही भर दिया। अच्छा है अभी जो इनकम 50 आ रही थी 45 से ही 5 भरा गया, क्योंकि बाद में जब अपनी जेब से जाता है तो मन में दुख होता है, ये ऑलरेडी कट गया। बाद में जब टोटल टैक्स में से इतना कटा हुआ माइनस होता है तो अपने को लगता है यस यार मैंने तो ऑलरेडी भर दिया। तो टीडीएस एक ईमानदार व्यक्तियों के लिए कोई परेशानी नहीं है। वो अपना टैक्स जब कटता है खुशी से बोलते हैं ओके काट लो, मेरे को बाद में उसका डिडक्शन मिल जाएगा। अलग अलग सेक्शन है जिसमें सामने वाला मेरा टैक्स काटेगा। टीडीएस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कोई सेक्शन ऐसे बोलेंगे जिसमें टीडीएस लोअर रेट से काटो, जैसे अभी एक आएगा कोविड डेट। एक कोविड डेट आई थी जिसमें 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक जो भी टीडीएस काटना था सोर्स को, उसने 25% की रेट कम कर दी। जैसे अगर मान लो रेट है 10%, अब काटना है 7.5%, इस रेट के बीच में पेमेंट करा दो। मान लो टीडीएस की रेट 20% है तो आपको 15% काटना है। मान लो टीडीएस की रेट 2% है तो 1.5% काटना है। तो किन आइटमों पर क्या टीडीएस की रेट है वो देखेंगे। कोविड डेट सरकार ने 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 की डिक्लेयर करी थी और बोला था कि इन डेटों के बीच में अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं और उस पर टीडीएस की लायबिलिटी आती है और उस पर जो भी टीडीएस की रेट हो उस पर 25% टीडीएस की रेट माइनस। 10 की रेट है तो 10 का 25% 2.5 7.5। 20% टीडीएस की रेट है तो 20 का 25% 5 माइनस होके 15। 2% टीडीएस की रेट है 2 का 25% आधा, 2 माइनस आधा 1.5%। कभी कभी सरकार नोटिफिकेशन द्वारा टीडीएस की रेट चेंज कर सकती है, कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, वो मैं बताऊंगा। कुछ दशाओं में सरकार मना करेगी कि इस दशा में टीडीएस काटो ही मत काटो, जाओ एग्जम्पशन दिया नहीं काटेंगे जाओ। तो दोस्त हमें यहां पे जो टीडीएस पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि कौन सा सेक्शन है, किस नेचर का पेमेंट करा है, किस नेचर का पेमेंट है, कितने रुपए तक एग्जम्पशन है, एग्जम्पशन लिमिट क्या है, कितने रुपए तक पेमेंट करूं तो वहां तक टीडीएस नहीं काटना है, उससे ऊपर पर क्या रेट ऑफ टीडीएस है, क्या रेट ऑफ टीडीएस है, और किन दशाओं में टीडीएस एग्जम्पशन ही है, किन दशाओं में टीडीएस एग्जम्पशन है।
एग्जम्पशन मतलब कब टीडीएस काटना ही नहीं है, ये अमाउंट है, एक निश्चित अमाउंट तक पेमेंट करो नहीं काटना टीडीएस, उससे ऊपर करो तो ही टीडीएस काटना है। और किन दशाओं में टीडीएस काटना ही नहीं है, और अगर टीडीएस काटना है तो व्हाट इज द रेट, और किस टाइप का नेचर का पेमेंट कराए। हर नेचर ऑफ पेमेंट पर टीडीएस की रेट अलग अलग है, हर नेचर ऑफ पेमेंट पर एग्जम्पशन लिमिट अलग अलग है, हर सेक्शन में अलग अलग बातें बोली है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एक क्वेश्चन सदाबहार है, आएगा मतलब आएगा मतलब आएगा। 5 मार्क्स से 10 मार्क्स का चैप्टर है, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। हम लोग अपने ऑफिस में अपनी टेबल के नीचे एक चार्ट बना के रखते हैं, जिसमें ये चारों हर सेक्शन वाइज ऐसा रहता है। क्लाइंट का फोन आता है, ये पेमेंट कर रहा हूं, हम देखते हैं कौन सा सेक्शन, कितने से ऊपर कर रहे हो, इतने से कम कर रहे हो मत काटो, इतने से ऊपर कर रहे हो काटो, इन जगह पेमेंट कर रहे हो मत काटो, इसको कर रहे हो काटो, काट रहे हो तो इस रेट से काटो। क्लाइंट पूछता है, सर मैं इतना पेमेंट कर रहा हूं, टीडीएस काटूंगी नहीं? देखते हैं, इतने से ऊपर लिमिट से बाहर, ये नेचर काटना है। फिर वो बोलता सर कितना काटना है? इतना % काटना है। फिर वो बोलता सर काट दूं मैं, काट के पेमेंट दे दे, जो काटा उभर के आ जाए गवर्नमेंट के खाते में, जिसका काटा उसका पेन नंबर ले लेना। रुका हूं 1 मिनट के लिए, ब्रेक। पहला सेक्शन आ रहा है टीडीएस ऑन सैलरी। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की तनख्वाह में से क्या कुछ टैक्स काटेगा? मेरे ऑफिस में अगर 10 जने काम कर रहे हैं तो क्या मैं उनका टैक्स काटूंगा? बहुत सिंपल सा सेक्शन है, बहुत सिंपल सा सेक्शन है, इसमें बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इसमें साधारण सा पॉइंट है। अगर मान लो मैं एम्प्लॉयर हूं और मेरे यहां कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है और उसकी इनकम टैक्सेबल है, 2.5 लाख से ऊपर है, मैं उस एम्प्लॉय से जो मालिक ने उसको तनख्वाह दी है, बेसिक, एचआरए, डीए, बोनस, कमीशन, इंसेंटिव, मैं उस एम्प्लॉय से एक डिक्लेरेशन लूंगा पहले कि भाई अगर मैंने तेरे को एचआरए दिया है तो तूने कोई रेंट पेड करा है उसकी स्लिप दे मेरे को, तूने 80C से लेकर 80U तक कहीं इन्वेस्टमेंट कराए उसके डिडक्शन के प्रूफ दे, तेरी कोई अदर इनकम है उसके मेरे को प्रूफ दे, एम्प्लॉयर मांगेगा। और एम्प्लॉयर खुद अपने एम्प्लॉय की इनकम कैलकुलेट करके उस पर टैक्स कैलकुलेट करेगा। मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का इनडायरेक्टली टोटल इनकम का सवाल कर लेगा। दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर खुद एम्प्लॉय की पूरा टोटल इनकम का सवाल कैलकुलेट करेगा, उस पर डिडक्शन घटाएगा, टैक्सेबल इनकम निकालेगा, उस पर टैक्स निकालेगा। मान लो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के ऊपर टैक्स निकाला और टोटल 24,000 बना, तो एम्प्लॉयर इसका टीडीएस, ये नॉर्मल स्लैब मतलब इनडायरेक्टली मालिक ही एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट करके उसका रिटर्न कैलकुलेट कर लेता फॉर्म नंबर 16 में,
और उसका एम्प्लॉयर उसका TDS डिडक्ट कर लेगा हर महीने 2-2 हज़ार। मान लो अगर एम्प्लॉय बोलता है कि अप्रैल में मत काटो, जून में मत काटो, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से पूछता क्यों नहीं काटे, वो बोलता मैं कहीं और इन्वेस्टमेंट करके डिडक्शन ले लूँगा, तो एम्प्लॉयर बोलता ठीक है। पर मार्च जब आता है तो मालिक बोलता है कि अब तू मुझे सारे सबूत दे दे, नहीं देगा तो मैं तेरी पूरी तनख्वाह में से जो भी टैक्स बनता होगा वो इकट्ठा काट लूँगा। कायदे की बात तो है कि मालिक को हर महीने इक्वल अमाउंट TDS काटना चाहिए, एक एस्टिमेटेड इनकम के अनुसार, एक एस्टिमेटेड टैक्स के अनुसार। पर अगर मान लो एस्टिमेटेड टैक्स कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है या अभी एम्प्लॉय को डिक्लेरेशन नहीं दे पा रहा है, तो मालिक बोलता है इट्स ओके, अभी मैं अंदाजे से काट लेता हूं, लेकिन मार्च में बचा कुचा सारा काट लूंगा। किसी भी हालत में एम्प्लॉयर को मार्च तक एम्प्लॉय के ऊपर बने हुए टैक्स का पूरा TDS काटना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉयर ने नहीं काटा तो एम्प्लॉयर ने जो उसको सैलरी दी है उसका 30% डिसअलाउड हो जाएगा। तो मालिक बड़ी गिद्ध जैसी निगाहें अपने एम्प्लॉय की सैलरी की इनकम और अदर डिक्लेरेशन पे लेता है। मान लो अदर इनकम अगर एम्प्लॉय ने नहीं बताई तो फिर मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल सैलरी की इनकम पे ही टैक्स कैलकुलेट करने की होती है जो उसने उसको दिए। अगर एम्प्लॉय उसकी अदर इनकम बता ही नहीं रहा है तो फिर मालिक क्या करेगा। लेकिन डिडक्शन अगर कोई एम्प्लॉय लेना चाहता है तो एम्प्लॉय को सारी डिडक्शन के प्रूफ ATC के, LIC, PF, PPF, NSC, ULIP, बच्चों की स्कूल की फीस, हाउसिंग लोन इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल रिपेमेंट, राइट, ये तमाम सबूत, तमाम डिक्लेरेशन, HRA मिल रहा है तो रेंट पेड की स्लिप, मेडिक्लेम की रिसिप्ट, डोनेशन की रिसिप्ट, ये तमाम डिडक्शन जो वो लेना चाहता है अपने रिटर्न में वो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर को देना पड़ेंगे। एम्प्लॉयर अगर उन सबको देखकर संतुष्ट होता है कि यस ये सारे सबूत सही हैं, तो वो टोटल इनकम में से उनकी डिडक्शन माइनस करके टैक्स निकाल के और टैक्स काटता है। मतलब इनडायरेक्टली एम्प्लॉयर ही एम्प्लॉय की इनडायरेक्टली पूरी इनकम टैक्स के अनुसार रिटर्न कैलकुलेट करके टैक्स निकाल लेता है। इसीलिए तो कई व्यक्ति जो नौकरी करते हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न भरते ही नहीं हो, बोलते बोले हमारे मालिक ने सब कुछ करके टैक्स भर दिया। इनकम टैक्स वाला बोलता है रिटर्न भरो, वो नहीं भरते हैं तो भी इनकम टैक्स वाला बोलता है इट्स ओके मत भरो क्योंकि तुम्हारा टैक्स तो आएगी हमारे पास। पर फिर भी कायदे से मेरा एक सजेशन है कि अगर आपके पेरेंट्स, आपके भैया, आपके कोई दीदी कि बैंक और गवर्नमेंट या कहीं बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और अगर उनका TDS कट भी गया है और उनके ऊपर कोई टैक्स बकाया नहीं है तो भी दे शुड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न, क्योंकि इससे इनकम टैक्स वालों को क्रॉस चेक करने में मदद मिलती है, प्लस आपकी एक नंबर की कैपिटल बनती है। तो रिटर्न तो फाइल करना ही चाहिए। कोई भी आदमी अगर ये सोचे कि मैं रिटर्न फाइल नहीं करूं और मेरा टैक्स काट लिया है तो अच्छी बात नहीं है, काम चलाऊ बात है ये। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी नज़र में ऐसा आए और बोले मेरा तो एम्प्लॉयर ने टैक्स काट लिया, अब मैं क्या करूं, अब मेरे को तो रिटर्न भी नहीं भरना, मेरा तो काम हो गया, तो अपन बोलेंगे कि गलत कर रहे हो। एक नंबर की कैपिटल, एक नंबर का पैसा इनकम टैक्स की नज़रों में बनाने के लिए यू हैव टू फाइल द रिटर्न। ऑल दो आपका टैक्स कट चुका, ऑल दो आपको नहीं भरना है तो एक रिटर्न भर दो ना। चार्टेड अकाउंटेंट 200-400-500 रुपये लेगा और आपका रिटर्न भर देगा। सैलरी के हेड की इनकम में ज़्यादा चार्टेड को परेशानी नहीं होती है, टोटल इनकम डाल देता है, कैलकुलेट करा हुआ रहता है, इनकम टैक्स के पोर्टल पे सब मैच हो जाता है, दिक्कत नहीं आती। तो सैलरी का सेक्शन 192 है, TDS ऑन सैलरी, TDS ऑन सैलरी 192 सेक्शन सीधा सा लिख सकते हैं। इसमें एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की टोटल इनकम खुद कैलकुलेट करता है, उसमें से डिडक्शन भी माइनस करता है जो कि एम्प्लॉय द्वारा डिक्लेयर की जाती है, सबूत दिए जाते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सीधी बात है टोटल इनकम में से डिडक्शन घटाकर टैक्सेबल इनकम निकालकर उस पर टैक्स पेबल निकालता है और उस टैक्स पेबल पर जो भी टैक्स बनता है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की तनख्वाह में से काटकर गवर्नमेंट में भर के आता है, जिसमें एम्प्लॉय का पैन नंबर दिया जाता है। एम्प्लॉय जब अपना रिटर्न भरेगा तो उसके रिटर्न में फॉर्म नंबर 26A में 26A में डाउनलोड करने पर दिख जाता है कि किस किस ने मेरा TDS कितना काटा है। आप लोग जो मेरा लेक्चर देख रहे हैं उनको भी कभी देखना हो कि उनका TDS किसने कितना कब काटा है तो फॉर्म नंबर 26A डाउनलोड करो,
incometax.gov.in की साइट पे जाके आप अपना पैन नंबर डालेंगे, वो आपको बोलेगा क्या चाहते हो, आप बोलोगे 26 डाउनलोड, देखना चाहता हूँ किस किसने मेरा कितना टीडीएस काट के भर दिया। डाउनलोड करोगे सब दिख जाएगा किसने आपका कितना टीडीएस काट के भरा है। दैट इज द टीडीएस ऑन सैलरी। डन दोस्त, सिंपल। लिखने की आदत डालो, केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, लिखना चाहिए। टीडीएस ऑन सैलरी सेक्शन 192, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की इनकम कैलकुलेट करी, डिडक्शन घटाई, टैक्सेबल इनकम निकाली, टैक्स पेबल निकाला, टैक्स पेबल पर जितना भी टैक्स बना वो एम्प्लॉयर ने उसका काट लिया। उसका सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। एम्प्लॉय जब अपना रिटर्न भरता है तो उसकी इनकम पर टोटल टैक्स जो भी आ रहा हो उसमें से इतना टैक्स माइनस होता है, बाकी उसको भरना है। ज़्यादा कट गया तो रिफंड, कम कटा तो भर के आना है। अगर एम्प्लॉय रिफंड लेना चाहता है, उसको लगता है मालिक ने ज़्यादा टैक्स काट दिया, डिडक्शन कंसिडर नहीं करी, तो दे हैव टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न एंड क्लेम द रिफंड। आपको अपना रिफंड मिलेगा। ये था सिंपल सेक्शन। इसमें टीडीएस की कोई रेट नहीं है, सीधे एम्प्लॉय की इनकम पर जो नॉर्मल इनकम टैक्स की रेट है उससे टैक्स कैलकुलेट होता है। टैक्स कैलकुलेट होकर जितना भी टैक्स एम्प्लॉय के ऊपर बन रहा है वो मालिक काट लेता है, ताकि एम्प्लॉय को झंझट नहीं हो। आपकी तनख्वाह में से वो टैक्स काट के मालिक गवर्नमेंट को भरता है, जिसमें आपके पैन नंबर का जिक्र होता है। जब आप अपना रिटर्न भरते हो तो उससे उसको एडजस्ट कर लेते हो। दैट इज सेक्शन 192। दैट इज सेक्शन 192। अब आ रहा है दोस्त सेक्शन 193। सेक्शन 193 सेकेंड। यहां से मेन चालू होते हैं। ये सेक्शन कहता है, हेडिंग है इसका ए पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? आपने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे, आपने किसी कंपनी के बॉन्ड खरीदे, उन पर आपको ब्याज मिला। अगर मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे, उस पर मुझे ब्याज मिला है, तो एक निश्चित लिमिट तक अगर ब्याज मिलता है तो टीडीएस नहीं काटेगी सामने वाली कंपनी। वो लिमिट है। अगर डिबेंचर पर मिल रहा है तो 5,000 तक का ब्याज दे रही है कंपनी, तो टीडीएस नहीं काटेगी। और अगर गोल्ड बॉन्ड है, 6.5% गोल्ड बॉन्ड है, तो इस पर लिमिट 10,000 है। इससे ऊपर अगर उन्होंने मुझे पेमेंट करा है, कंपनी ने मेरे डिपॉजिट पर, मेरे डिबेंचर पर, तो वो मुझे टीडीएस काटेंगे। रेट ऑफ टीडीएस है 10%। बट सब दूर एक लाइन लिखूंगा, अगर कोविड डेट है, कोविड डेट है मतलब अगर कंपनी ने मुझे 14/5/2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में पेमेंट करा है, तो 7.5%, 10 का 25% कम 7.5%। ये स्पेशल नोटिफिकेशन आया था कि इफ द कंपनी विल पे द इंटरेस्ट बिटवीन 14 May 2020 to 31 March 2021, then the TDS rate would get reduced by 2.5%. Then the TDS rate would get reduced by 2.5%. क्लियर है दोस्त? तो टीडीएस की रेट 2.5% से गिर जाएगी। टीडीएस की रेट 2.5% से गिर जाएगी। डन दोस्त? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चेक कर ले दोस्त।
ये रही दोस्त आपके लिए यहाँ पे बातचीत। अब दोस्त एक और चौथा पॉइंट है, कब टीडीएस की रेट नहीं कटेगी, मतलब कब टीडीएस नहीं काटना है। एक्सेप्शंस, कब टीडीएस की रेट कब नहीं काटना है, चेक करें। ये एक्सेप्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ दशा ऐसी होती है जब टीडीएस नहीं काटा जाएगा, चाहे कितना भी ब्याज हो, कितना भी ब्याज हो, कितना भी इंटरेस्ट हो, कब कब नहीं काटना टीडीएस। ए पॉइंट 1, जब इंटरेस्ट ऑन नेशनल डिफेंस बॉन्ड हो, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डिफेंस बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डिफेंस बॉन्ड, चेक कर लो। सेकेंड नंबर पे अपन बात करें 7 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 7 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 7 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राइट। अगला सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, अगर यहां पैसा लगा है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, अगर आपने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में पैसा लगाया है तो वहां से जो ब्याज मिल रहा है वो टीडीएस नहीं काटेंगे, इनको एग्जम्पशन है। ये एक्सेप्शंस बोल दो या एग्जम्पशंस बोल दो, मतलब यहां पे एक्सेप्शंस मतलब इन पे टीडीएस नहीं काटेंगे। ओके, और चौथा सिक्योरिटीज ऑफ एलआईसी एंड जीआईसी, खत्म। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में अगर आपने कोई पैसा लगाया है, राइट, तो वहां की सिक्योरिटीज का जो ब्याज मिल रहा है उस पर टीडीएस नहीं काटेंगे। वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में लगाए तो नहीं काटेंगे। 7 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर ब्याज मिला है तो टीडीएस नहीं काटेंगे। नेशनल डिफेंस बॉन्ड पर अगर ब्याज मिला है तो टीडीएस नहीं काटेंगे, चाहे कितनी भी रेट हो। तो पूरा सेक्शन को एक साथ समझो। अगर आपने किसी भी कंपनी के डिबेंचर या बॉन्ड खरीदे हैं, तो डिबेंचर अगर खरीदे तो 5,000 से ऊपर का अगर कंपनी ने ब्याज दिया है तो आपका 10% टीडीएस काटेगी। 6.5% गोल्ड बॉन्ड है तो 10,000 से ऊपर पर टीडीएस काटेगी। इनसे कम ब्याज दिया है तो टीडीएस नहीं काटेंगे। पर अगर इन लिमिट से ऊपर अगर कंपनी ने पेमेंट करा है तो कंपनी विल डिडक्ट द टीडीएस। चूंकि सिक्योरिटीज आर इशूड बाय द कंपनी और कंपनी की ऑलवेज ऑडिट होती है, चूंकि सिक्योरिटीज आर इशूड बाय द कंपनी और कंपनी की ऑलवेज ऑडिट होती है, इन पर रेट ऑफ टीडीएस 10% है। पर अगर कंपनी ने अगर ये टीडीएस का पेमेंट आपको कोविड डेट पर करा है 14/5/2020 से 31/3/2021 के बीच में, तो कंपनी 25% कम टीडीएस अर्थात 7.5% से टीडीएस काटेगी। एक्सेप्शंस, किन दशाओं में टीडीएस नहीं काटा जाएगा? अगर नेशनल डिफेंस बॉन्ड पर ब्याज मिला है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। 7 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। एलआईसी और जीआईसी पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। सेक्शन 193 इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज।
सेक्शन 194, सेक्शन 194A, राइट, टीडीएस अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन मतलब इस सेक्शन के अलावा। वन 194A, TDS on interest important other than interest on securities. TDS on interest अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मतलब ऊपर जो सेक्शन 193 पढ़ा है उसके अलावा। अब दोस्त इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज तो कंपनी के ऊपर ही होता है। अब यहां पे दो बात इंपॉर्टेंट है कि दो जने हैं, इसमें असेसी कौन है, इंडिविजुअल और एचयूएफ, इंडिविजुअल और एचयूएफ है या अदर असेसी। अदर असेसी की ऑलवेज ऑडिट होती है, ये ऑलवेज टीडीएस काटेंगे अगर पेमेंट करेंगे तो, और ये दोनों तब टीडीएस काटेंगे जब इनका व्हेन इनकी लास्ट ईयर मतलब अगर मैं 2020-21 प्रीवियस ईयर बोल रहा हूं तो 19-20 में मतलब प्रीवियस ईयर के पहले वाले साल में, प्रीवियस ईयर के पहले वाले साल में, प्रीवियस ईयर के पहले वाले साल में लास्ट ईयर इनकी ऑडिट होती, ये ऑडिट में आते हो भैया। ये जो असेसी है ये तो ऑलवेज ऑडिट में आते हैं, चेक करना, ये जो असेसी तो ऑलवेज ऑडिट में आते हैं, इसलिए इनकी तो कोई बात ही नहीं है। ये जो असेसी इनकी तो ऑलवेज ऑडिट होती है, इसलिए इनकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट ये ऑडिट कब होती है, व्हेन इनकी ऑडिट हो गई, जब बिफोर प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर के पहले के, बिफोर प्रीवियस ईयर मतलब अगर मेरा साल 20-21 चल रहा है, इफ आवर ईयर, अच्छा ये आगे वाले साल के बच्चों के लिए भी काम आने वाली बात है, इफ आवर फाइनेंशियल ईयर इज 20-21 तो यहां पे इसके लिए आएगा, देन ये वाला साल होगा 19-20। बिफोर प्रीवियस ईयर इनकी ऑडिट होती है, बिफोर प्रीवियस ईयर इनकी ऑडिट होती है। ऑडिट कब होती हो, जब अगर बिजनेसमैन है, ये बात सब दूर लगेगी, मैं एक बार डिटेल में बता दूं, बिजनेसमैन है तो उनका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हो, मोर देन 1 करोड़ हो, और अगर प्रोफेशनल है, प्रोफेशन है तो उनकी रिसिप्ट 50 लाख से ऊपर हो। अगर मैं जिसकी बात कर रहा हूं राइट, वो असेसी अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ है और उसकी ऑडिट होती थी 19-20 में, ऑडिट कब होती थी, सेक्शन 44AB के अनुसार बिजनेस प्रोफेशन, अगर उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है तो वो ऑडिटेड असेसी, अगर उसका प्रोफेशन है तो 50 लाख से ऊपर रिसिप्ट है तो ऑडिटेड असेसी है। ये बात इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर लगती है। अदर असेसी की ऑलवेज ऑडिट होती है, अदर असेसी की ऑलवेज ऑडिट होती है। अगर इन असेसी के यहां मैंने कोई पैसा जमा करा है और उन्होंने अगर मुझे ब्याज दिया है और उन्होंने ब्याज एक निश्चित लिमिट से ऊपर मुझे ब्याज दिया है तो सामने वाला मेरा टीडीएस काटेगा, तो सामने वाला मेरा टीडीएस काटेगा, सामने वाला मेरा टीडीएस काटेगा। अब इसमें क्या क्या नियम है जरा देखते हैं अपन आराम से।
चल, अगर सामने वाले ने जो मुझे, अगर मैंने सपोज करो किसी कंपनी में पैसा डिपॉजिट करा है और कंपनी की ऑडिट होती है और वो मुझे अगर मोर देन 5,000 पेमेंट कर रहा है, मोर देन 5,000 पेमेंट कर रहा है ब्याज का, इंटरेस्ट का, तो सामने वाला मेरा 10% टीडीएस काटेगा। और कोविड डेट है, कोविड डेट है 14/5/2020 से 31/3/2021 के बीच में सामने वाला मेरा जो काटेगा टैक्स वो 7.5% काटेगा। ये कंपनी डिपॉजिट है या किसी फर्म में मैंने लोन दिया है, फर्म डिपॉजिट। अपन लोन पे पैसा लेन देन करते हैं कि नहीं? एक नंबर से पैसा लेन देन करा, आपको पैसे की जरूरत है, मैंने आपको 10 लाख रुपए दे दिया, आपने मेरे को ब्याज दिया। पर अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है और आपकी ऑडिट होती हो तो ही काटोगे आप टीडीएस। प्रोप्राइटरशिप ऑडिट है, आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, भैया पार्टनरशिप फर्म टीडीएस काटेगी। पर प्रोप्राइटरशिप फर्म है अगर आपकी, प्रोप्राइटरशिप फर्म, एक बात ध्यान रखना, टीडीएस कौन काटेगा? कंपनी की ऑलवेज ऑडिट होती है इसलिए वो ऑलवेज काटेंगे। पार्टनरशिप फर्म की ऑडिट होती है वो टीडीएस काटेगा। लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ तब टीडीएस काटेगा जब उसकी ऑडिट होती है। एग्जांपल, मैंने 2 फर्म को लोन दिया, ए प्रोप्राइटरशिप, बी प्रोप्राइटरशिप, 10 लाख 10 लाख। इसने मुझे ब्याज दिया 40,000, इसने मुझे ब्याज दिया 70,000, इसने भी दिया 70,000। किसकी ऑडिट होती है? इसकी ऑडिट नहीं होती है। ये मेरे को ब्याज देते समय 70,000 पे 10% 7,000 टीडीएस काटेगा। इसकी ऑडिट नहीं होती है, ये नहीं काटेगा। मतलब आपने जिस फर्म को पैसा दिया है उसकी ऑडिट होगी तो ही वो टीडीएस काटेगा। इंडिविजुअल और एचयूएफ में ऑडिट तब होती है जब उनका टर्नओवर 19-20 में बिफोर प्रीवियस ईयर 1 करोड़ से ऊपर चला गया हो, या प्रोफेशन है तो 50 लाख से ऊपर चला गया हो। पर अदर एसएसी कंपनी, पार्टनरशिप फर्म तो इनकी ऑलवेज ऑडिट होती है, दे ऑलवेज डिडक्ट द टीडीएस। सारे लफड़े इंडिविजुअल और एचयूएफ पे आएंगे। प्रोप्राइटरशिप फर्म मतलब इंडिविजुअल होती है। मतलब अगर आपने किसी इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म को लोन दिया और उसने आपको ब्याज दिया 5,000 से ऊपर, तो आप पूछो तेरा ऑडिट होती है तो तू टीडीएस काट, नहीं होती मत काट। कंपनी को लोन दिया, कंपनी ने 5,000 से ऊपर ब्याज दिया, टीडीएस काटे, वहाँ ऑडिट होती है और लिमिट है 5,000 की। डिपॉजिट पे 5,000 का ब्याज। यहाँ मैंने उसके कोई डिबेंचर नहीं खरीदे, बॉन्ड नहीं खरीदा। आई एम गिविंग जस्ट लाइक ऑफ ए लोन, आई एम डिपॉजिटिंग माई अमाउंट टू यू, राइट। लोन और डिबेंचर में बहुत सिमिलरिटी लगती है, बट टेक्निकली वहाँ डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलता है और यहाँ डिबेंचर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बोला ही है कि इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज मीन डिबेंचर एंड बॉन्ड। अगर डिबेंचर और बॉन्ड में पैसा लगा और ब्याज मिल रहा है तो 193 सेक्शन। अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मतलब सिंपल पैसा लोन में दे दिया, सिंपल पैसा हमारा आपके यहाँ पड़ा है, आपने उसका ब्याज दिया, 5,000 से ऊपर ब्याज दिया, आप 10% टीडीएस काटो। कोविड डेट पर है तो 7.5%। अगर बैंक में आपने एफडी कराई है, अगर बैंक में आपने एफडी कराई है, बैंक की एफडी है, बैंक में एफडी या आरडी जमा कराई है, तो इसमें सीनियर सिटीजनों के लिए 50,000 और नॉर्मल के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट 50,000 पर एनम तक नो टीडीएस, और उससे ऊपर है तो टीडीएस। और अदर पर्सन के लिए 40,000 तक की लिमिट। मतलब अगर आपने एफडी कराई है और आप 60 साल से ऊपर के हो तो बैंक आपसे पूछेगी, देखेगी 50,000 तक का ब्याज मिल रहा है, नहीं टीडीएस काटेगी। 50,000 से कम कर रहा है, टीडीएस काट लेगी। मतलब 40,000 तक हो रहा है, नहीं टीडीएस। 40,000 से ऊपर टीडीएस। तो मैं मेरी एफडी कराता रहता हूँ, राइट। मेरी एफडी कराई, सब पे ब्याज कितना लेता हूँ मैं? 38,000, 37,000, 35,000, 40 से ऊपर जाने ही नहीं देता हूँ। घर में 10 जन है, 10 के नाम पे एफडी है, अलग अलग, किसी का भी ब्याज 40 से ऊपर नहीं जाने देता हूँ। बैंक टीडीएस से नहीं काटती। हाँ, ऐसा नहीं कि मेरा टैक्स बच गया, टीडीएस नहीं काटता है, पर मैं उन ब्याज की इनकम को अपने अदर सोर्सेस की इनकम में जोड़ूंगा, उस पर जो नॉर्मल टैक्स बनता है वो भर दूंगा। अगर इस लिमिट से ऊपर गया, इफ
इंटरेस्ट अबोव लिमिट, तो फिर बैंक टीडीएस काटेगी कितने परसेंट से? 10% से। मान लो अगर मेरा ब्याज बना 47,000 और मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूं, तो बैंक 47,000 का 10% 4,700 मेरा टीडीएस काटेगी और बाकी मेरे हाथ में दे देगी, मेरे खाते में जमा कर देगी। तो ये हुआ दोस्त जिसमें मैंने डिबेंचर बॉन्ड नहीं खरीदे। अच्छा, बैंक की ऑलवेज ऑडिट होती है, इसलिए बैंक पे ऑडिट का लफड़ा ही नहीं। अच्छा, इस पे ऑडिट किसकी चाहिए? लेने वाले की कि देने वाले की? देने वाले की, जो ब्याज दे रहा है। तो जो ब्याज दे रहा है वो अगर प्रोप्राइटरशिप और एचयूएफ फर्म है तो उनका देखेंगे ऑडिट थी कि नहीं। ऑडिट थी तो टीडीएस काटो, नहीं थी तो मत काटो। मेरे कई क्लाइंट ऐसे, अरे सर हमने उससे लोन लिया था उसको ब्याज दे रहे हैं, टीडीएस काटे कि नहीं काटे? तो मैं पूछता हूँ तेरी ऑडिट होती है क्या? तू कौन है पहले तो? इंडिविजुअल एचयूएफ? हाँ, मैं प्रोप्राइटरशिप फर्म मतलब इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप फर्म मतलब इंडिविजुअल। तेरी ऑडिट थी क्या पिछली बार? 19-20 में तेरा टर्नओवर कितना था? 19-20 में तेरा टर्नओवर था 60 लाख, तेरा ऑडिट नहीं होती थी, मत काट टीडीएस। सर वो मेरा दोस्त तो काट रहा है, उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ था, वो ऑडिट करवाता है, ऑडिट करवाता है तो इंटरेस्ट पे कर रहा है तो टीडीएस काट रहा है। दूसरे का फोन आया, सर मैंने किसी से लोन दिया, ब्याज दिया 3,000 रुपये, टीडीएस काटू क्या? मत काट। चौथे का लोन आया, सर मेरी ऑडिट होती है, मैंने 10,000 रुपये ब्याज दिया, टीडीएस काटू क्या? लोन लिया था, यस 10% टीडीएस काट, कोविड डेट पर दे रहा है तो 7.5% काट। टीडीएस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कब किस नेचर का पेमेंट मिला, कितना पेमेंट मिला, उस लिमिट से कम मिला मत काटो, उस लिमिट से ज्यादा मिला काटो। लिमिट ध्यान रखो, नेचर ऑफ पेमेंट ध्यान रखो, टीडीएस की रेट ध्यान रखो, कोविड डेट का ध्यान रखो, और एक चौथा एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस बोल दो कि कब टीडीएस नहीं काटेंगे। एक्सेप्शंस बोल दूं या मैं इसको एग्जम्पशन बोल दूं, आप दोनों में से कोई भी वर्ड बोल दो। कब नहीं काटेंगे, कब टीडीएस नहीं डिडक्ट करेंगे। पहली बात तो ये बोल दो कि यदि वो उस लिमिट से कम पेमेंट कर रहा है 5,000 या 40,000 या 50,000 तो टीडीएस नहीं काटेंगे। पहला पॉइंट तो ये बोल दिया करो, when payment is less than limit। 5,000 याद करो, 40,000 याद करो, 50,000 याद करो। दूसरी बात, when source assessee is not audited, जब जो पेमेंट कर रहा है वो ऑडिटेड नहीं है तो टीडीएस नहीं काटेंगे। कुछ और स्पेशल बात, जब एक पार्टनरशिप फर्म द्वारा अपने पार्टनर को ब्याज दिया जाता है तो टीडीएस नहीं काटा जाता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम हिज पार्टनरशिप फर्म, हिज पार्टनरशिप फर्म, जब किसी पार्टनर द्वारा अपनी फर्म से ब्याज लिया जाता हो तो वो भी टीडीएस नहीं काटेगा। पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को ब्याज देते समय टीडीएस नहीं काटेगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी और एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, अगर इन्होंने पेमेंट करा है तो ये भी टीडीएस नहीं काटेंगे। इन्होंने पेमेंट करा तो ये भी टीडीएस नहीं काटेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट अगेंस्ट सेटलमेंट ऑफ इनकम टैक्स एक्साइज ड्यूटी, सीधी बात है, इनकम टैक्स का रिफंड मिला, एक्साइज ड्यूटी का रिफंड मिला, उस पर भी टीडीएस नहीं काटेगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट अगेंस्ट सेटलमेंट
ऑफ इनकम टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी, मतलब अगर इनकम टैक्स या एक्साइज ड्यूटी के सेटलमेंट पर अगर आपको गवर्नमेंट से कोई ब्याज मिला हो जो कि आपने इनकम टैक्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेटलमेंट करा है या रिफंड मिला है, ज़्यादा भर दिया था, तो उस पर भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी से कोई लेट पेमेंट करा है क्लेम का, तो उस पर भी इंश्योरेंस कंपनी टीडीएस नहीं काटेगी। राइट, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट सेटलमेंट ऑफ मोटर एक्सीडेंट प्लान, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, मोटर एक्सीडेंट क्लेम चेक करें। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट सेटलमेंट ऑफ मोटर एक्सीडेंट क्लेम, अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी से कोई क्लेम सेटलमेंट के तहत कोई लेट पेमेंट के कारण इंटरेस्ट लिया है, वो भी आपका टीडीएस नहीं काटेंगे, पर इसमें लिमिट है 50,000 की। 50,000 से ज़्यादा का अगर ब्याज है तो टीडीएस काट लेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम एलआईसी, ये एक्सेप्शन से दोस्त, ये पूरी किताब पढ़ोगे, उसका कंक्लूजन मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, उसमें से दे रहा हूँ, नहीं तो पढ़ पढ़ के बच्चा पागल हो जाता है, किताब पढ़ पढ़ के पगला जाता, मालूम ही नहीं पड़ता क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं एक तरह से आपको समरी चार्ट दे रहा हूँ, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये समरी चार्ट है, प्लीज़ राइट डाउन इन योर कॉपी ताकि आप लोगों को ईजी रहे। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम LIC, UTI और अदर इंश्योरेंस कंपनी, अगर आपने इन कंपनियों में पैसा जमा कराया और आपको मिल रहा है तो आपको टीडीएस नहीं काटना चाहिए, वो टीडीएस नहीं काटेंगे। और एक बहुत खास बात, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सेविंग बैंक डिपॉजिट, ध्यान देना, सेविंग बैंक के ब्याज पर टीडीएस नहीं कटता है, पर एफडी और आरडी पे कटता है। ध्यान देना, बैंक में आपका पैसा पड़ा है, सेविंग अकाउंट में ब्याज मिल रहा है, सेविंग बैंक डिपॉजिट, अगर आपको सेविंग इंटरेस्ट पर ब्याज मिल रहा है तो उस पर टीडीएस नहीं कटती है, टीडीएस नहीं काटती बैंक। पर अगर एफडी और आरडी पर अगर आपको ब्याज मिल रहा है तो 40,000 या 50,000 से ऊपर की लिमिट पर बैंक आपका 10% टीडीएस काट देगी। आपने एफडी कराई, ब्याज मिला, टीडीएस कटे लिमिट से ऊपर पर। सेविंग अकाउंट में कितना भी ब्याज मिले, नो टीडीएस। बैंक ने बोला सेविंग अकाउंट में पैसा रखो, हम टीडीएस नहीं काटेंगे। सरकार ने बोला सेविंग अकाउंट में जमा करके रखो, बैंक या पोस्ट ऑफिस में, हम आपके ऊपर टीडीएस नहीं काटेंगे। पूरा सेक्शन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, आपने डिबेंचर बॉन्ड नहीं खरीदे, आपने कंपनी या किसी अन्य फर्म को पैसा लोन पे दिया है, वहां से ब्याज आ रहा है, 5,000 से ऊपर ब्याज आ रहा है, टीडीएस काटेंगे 10%, कोविड डेट पर है तो 7.5%। बैंक में एफडी आरडी कराई है, 40,000 से ऊपर ब्याज है, 10% टीडीएस, अगर सीनियर सिटीजन है 50,000 की लिमिट है, उससे ऊपर करा टीडीएस काटेंगे। बैंक, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, ये सब ऑलवेज टीडीएस काटेंगे, इनकी ऑडिट होती है। इंडिविजुअल और एचयूएफ ने अगर ब्याज दिया है तो ये तभी टीडीएस काटेंगे जब इनकी ऑडिट होती हो। ऑडिट भी प्रीवियस ईयर 2020-21 में नहीं, प्रीवियस ईयर के पहले वाले साल में उनकी ऑडिट होनी चाहिए, क्योंकि पिछले साल में ऑडिट होती तभी तो इस साल पेमेंट करते समय टीडीएस काटेंगे। इस साल ऑडिट का पता तो साल एंड होने के बाद चलेगा। अगर कोई फर्म पहली बार ऑडिट में जा रही है, मान लो कोई फर्म 20-21 में ही चालू हुई है या 20-21 में पहली बार ही उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर गया है, तो फर्स्ट ईयर जब आप अपने टर्नओवर को क्रॉस करते हो और ऑडिट लिमिट में आते हो, उस साल टीडीएस नहीं काटते हैं। अगले साल से फर्म के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी टीडीएस काटने की। मेरा एक क्लाइंट था, उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि मेरा इसी साल अभी तक कभी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर नहीं गया, इसी साल 20-21 में मेरा टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर गया है, मैं इस साल ऑडिट कराऊंगा क्या? मैंने क्या करानी पड़ेगी।
बोले इस साल मैंने कितनों को ही पेमेंट 5,000 से ऊपर ब्याज का करा है, मेरे को टीडीएस काटना है क्या? नहीं काटना है। फर्स्ट ईयर जब आप ऑडिट में जाते हो, तो आपको टीडीएस की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फर्स्ट ईयर व्हेन द असेसी एंटर इनटू द ऑडिट फर्म, तो उसको टीडीएस नहीं काटना। क्यों नहीं काटना? लॉजिक, वो तो साल भर में पेमेंट कर चुका है कईयों को, उनका टीडीएस काटा ही नहीं था, और अब जाके उसको फरवरी मार्च में पता चला कि उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर चला गया, तो बोलेगा मैं तो जो ऑलरेडी पेमेंट कर चुका हूं उसका तो टीडीएस काटा ही नहीं, तो मेरी क्या गलती, मेरे को क्या मालूम था मेरा टर्नओवर इतना चला जाएगा। तो इनकम टैक्स वालों ने फर्स्ट ईयर टीडीएस का रिलैक्सेशन दिया है। जब कोई एसएससी पहली बार ऑडिट में जाता है तो उसको उस साल ऑडिट नहीं करनी है, लेकिन अगले साल उसको शुरू से ही ऑडिट करवानी पड़ेगी, शुरू से टीडीएस काटना पड़ेगा। तो एक और बड़ा एक अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जांपल, एक एसएससी है जो 19-20 में पहली बार ऑडिट में गया, उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर गया, उस साल उसने जो भी पेमेंट करे होंगे उस पर कोई टीडीएस नहीं। इस साल 20-21 में उसको शुरू से जो भी पेमेंट कर रहा है वो अगर लिमिट से ऊपर कर रहा है तो टीडीएस काटना है। इस साल उसका टर्नओवर फिर 1 करोड़ से कम आ गया, तो इस साल ऑडिट मत करा पर टीडीएस काट। अगले साल फिर टीडीएस मत काट, क्योंकि अगले साल जब वो देखेंगे 21-20 में तो बोलेंगे 20-21 में ऑडिट हुई क्या, 20-21 में ऑडिट नहीं हुई, तो 21-20 में मत काट टीडीएस। तो टीडीएस जिस साल काट रहे हो उस साल के पहले वाले साल में अगर आपकी ऑडिट हुई है तो आपको इस साल में टीडीएस काटना है। इस साल में ऑडिट नहीं हुई है तो अगले साल मत काटना। और पहली बार आप ऑडिट में जाते हो तो उस साल टीडीएस की रिलैक्सेशन है। एग्जाम्पल, एसएससी 19-20 में टर्नओवर 1.20 करोड़, ऑडिट यस, फर्स्ट टाइम ऑडिट में यस, टीडीएस रेस्पॉन्सिबिलिटी नो। 20-21 टर्नओवर 80 लाख, ऑडिट नो, राइट, ऑलरेडी यस। 21-22 टर्नओवर 70 लाख, ऑडिट नो, राइट, यहाँ तो मतलब नहीं टीडीएस नो, क्योंकि यहाँ ऑडिट नहीं होती थी। राइट, चेक कर लो। और यहाँ पे मतलब आप जिस साल में पेमेंट कर रहे हो आप देखोगे उस साल के पहले वाले साल में ऑडिट होती थी तो इस साल में आपको टीडीएस काटना है पेमेंट करते समय। उस साल के पहले वाले साल में ऑडिट नहीं होती थी तो इस साल में टीडीएस नहीं काटना है, क्योंकि इस साल में तो आपको मालूम ही नहीं है कि आपकी ऑडिट होगी कि नहीं होगी। पिछले साल अगर ऑडिट होती थी तो आपको इस साल में ऑडिट काटनी है, इस साल में आपको टीडीएस करना है। 20-21 में आपको टीडीएस काटना पड़ेगा क्योंकि 19-20 में आपकी ऑडिट हो रही थी। 21-22 में आपको नहीं काटना है क्योंकि 20-21 में आपकी ऑडिट नहीं हो रही है। जिस साल आप टीडीएस काट रहे हो उसके पहले वाले साल में आपकी ऑडिट हो रही है कि नहीं, ये देखना है आपको। चेक कर लें दोस्त। 4-5 पॉइंट, किस नेचर का पेमेंट कर रहे हो, कितनी लिमिट तक टीडीएस नहीं काटना, लिमिट से ऊपर गए तो कितनी रेट से टीडीएस काटना, और किन एक्सेप्शंस में टीडीएस नहीं काटना, किन किन दशाओं में टीडीएस नहीं काटना, किन किन दशाओं में टीडीएस नहीं काटना। बहुत खास बात, सेक्शन 194 बी एंड बीबी, सेक्शन 194 बी एंड बीबी दोनों सेम बात बोलता है। नेचर ऑफ पेमेंट विनिंग फ्रॉम
लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, winning from lottery, crossword puzzles, कार्ड गेम्स, इनमें अगर आपने लिमिट 10,000 से ज़्यादा का इनाम जीता हो, प्राइस जीता हो, तो सामने वाला आपका 30% TDS काटेगा। अदर सोर्सेस में ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहां पे किसी प्रकार के कोई हारने की या खर्चे की कोई छूट नहीं है। नोट, नो डिडक्शन फॉर लूज एंड एक्सपेंडिचर, नो कंसेशनल रेट, नो कंसेशनल रेट ऑफ कोविड डेट इन कोविड डेट, नो कंसेशनल रेट इन कोविड डेट, मतलब कोविड डेट पर भी कोई कंसेशनल नहीं है, मतलब ये फ्लैट है। कोविड डेट का इस सेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोविड डेट का इस सेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आपने कोई लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स में इनाम जीता है और 10,000 तक का इनाम जीता है, 10,000 तक का इनाम जीता है, 10,000 तक का इनाम जीता है, तो सामने वाला आपका कोई TDS नहीं काटेगा। पर अगर आपने 10,000 से ज़्यादा का इनाम जीता है तो सामने वाला आपका TDS काटेगा। अगर आपने 194B और BB की बात करी तो उसमें लॉटरी में इनाम जीतना, ताश में इनाम जीतना, शर्त में कौन बने करोड़पति, कौन खुल जा सिमसिम 10 का दम, राइट, ये सब इसमें आते हैं क्रॉसवर्ड पजल्स में। कौन बने करोड़पति, 10 का दम, खुल जा सिमसिम, राइट, ये सारे क्विज कंपटीशन इसमें आएंगे। ऑल क्विज कंपटीशन इसमें आएंगे क्रॉसवर्ड पजल्स में। ताश, लॉटरी, इनमें अगर 10,000 से ज़्यादा का इनाम जीता है तो आपको 30% TDS की बात होगी, 30% TDS की बात रहेगी। थर्टी % TDS की रेट रहेगी। थर्टी % TDS की रेट रहेगी। चेक करें दोस्त। तो दोस्त, अभी तक मैंने आज आपको TDS का बेसिक पढ़ाया। मैंने आपको TDS के 4 सेक्शन पढ़ाए, सेक्शन 192, 193, 194A और 194B और BB, राइट, 192, 193, 194A, 194BB, 4 सेक्शन हम लोगों के कंप्लीट हुए हैं। आप ज़रा चेक कर लें, राइट, ये चारों सेक्शन को आप रिवाइज करें। कल हम आगे की बात करेंगे आप लोगों के साथ में। थैंक यू दोस्तों, कल मुलाकात करते हैं आगे की बातों के साथ में।